हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 5 में हम आज दो चीज़ चर्चा करने वाले हैं। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक और अधिशोषण के अनुप्रयोग। इनमें से अधिशोषण का जो अनुप्रयोग है आपके दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी है, इसे आप अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आने को जो है चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको पूरे टॉपिक कराना मेरा कर्तव्य है। तो ठीक है, जो भी आप प्रीवियस वीडियो ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अधिशोषण की जो बात आ गई तो अधिशोषण तो समझना जरूरी है। अधिशोषण क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आपके पास एक ठोस या द्रव है, उसके तल पर यदि कोई अन्य पदार्थ आकर जमा हो जाता है तो उसके तह पर बनाए रखने की घटना अधिशोषण कहलाती है। मतलब एक प्रकार की घटना है जिसके तहत किसी भी पदार्थ का दूसरे पदार्थ के तल पर स्थिर रहना या वहाँ पर बने रहने का गुण उत्पन्न हो जाता है। सिंपल तरीका समझ गए होंगे। आपके पास जल है, जल में कोई पदार्थ आकर के तल पे बैठ गया और तल पर उस पर बनाए रखने की घटना, मतलब जल उस पर कुछ ना कुछ आकर्षित बल लगाएगा और उस बल के कारण वहाँ पे वो तल पर स्थिर रहेगा। तो तल पर बनाए रखने की घटना ही स्टूडेंट कहलाती है क्या, अधिशोषण। सिंपल तरीका मैंने बताया था। जैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम के सतह पर यदि हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण हो जाए, समझ रहे हैं, तो हाइड्रोजन जो है उसके तह पर बना रहता है। इसी कारण से कहते हैं हम उसे अधिशोषण। सिंपल समझ में आ गया होगा अधिशोषण क्या है। अब अधिशोषण किस किस पर निर्भर करता है, तो ताप पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है। जैसे किसी भी सतह पर किसी को बनाए रखना है तो हम दाब लगा दें। दाब मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। जब दाब लगाएंगे तो वो स्थिर बने रहने की कोशिश करेगा, अर्थात दाब बढ़ाने से अधिशोषण के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, मतलब अधिशोषण बढ़ जाता है। सिंपल। तो चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है अधिशोषण की प्रकृति। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये अधिशोषक नहीं होगा, ना तो अधिशोषण होगा। यहाँ पे होगा अधिशोषी की प्रकृति। क्या होगा, अधिशोष की प्रकृति। यहाँ पर आप यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज करिएगा। अधिशोष की प्रकृति। देखिए अधिशोष क्या है, अधिशोषक क्या है, पहले चीजें समझें। अधिशोषक है जिसके सतह पर कोई घटना यानी अधिशोषण की घटना होती है, उसे हम कहते हैं अधिशोषक। लेकिन जिस पदार्थ का वहां पर घटना हो रहा है, मतलब जिस पदार्थ का अधिशोषण हो रहा है, उसे हम कहते हैं अधिशोष। जैसे गैस किसी भी सतह या ठोस के सतह पर अधिशोषित हो रहा है तो गैस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि गैस के आधार पर ही वहां पर अधिशोषण हो रहा है। तो क्रांतिक ताप क्या है, क्रांतिक ताप समझिएगा ना, एक निश्चित ताप पर जिस ताप से अधिक यदि ताप बढ़ा दें, सिंपल समझिएगा, एक निश्चित ताप जिस ताप से अधिक ताप होने पर वो घटना नहीं होती, तो वो एक न्यूनतम ताप जिस ताप पर वो घटना संपन्न हो जाती है वो उस पदार्थ का क्रांतिक ताप कहलाता है। मतलब जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन जो है प्लेटिनम पर 15 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि अधिशोषित हो जाता है, उससे कम होने पर वो अधिशोषित नहीं होगा, मतलब वह ताप उसका क्या हो गया, क्रांतिक ताप हो गया। मतलब एक निश्चित टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर अधिशोषण की क्रिया संपन्न हो जाए वो क्रांतिक ताप कहलाता है। ठीक है ना। तो जो गैस होता है तो किसी सतह पर अधिशोषित होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, क्रांतिक ताप पर डिपेंड करता है। और जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक होता है उसका अधिशोषण उतना ही अधिक होता है। जैसे कोई गैस यदि 15 डिग्री सेल्सियस पर अधिशोषित हो रहा है और यदि कोई गैस 20 डिग्री सेल्सियस पर अधिशोषित हो रहा है, तो इनमें से किसका अधिशोषण ज्यादा होगा, तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले गैस का, अर्थात 20 डिग्री सेल्सियस क्रांतिक ताप वाले गैस का अधिशोषण अधिक होगा। समझ गए ना। मतलब कोई भी गैस किसी ठोस पर अधिशोषित हो रहा है, वो किस पर निर्भर करता है, उसके क्रांतिक ताप पर। जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक होता है मेरे प्यारे भाइयों, उसका अधिशोषण उतना ही अधिक होता है। इसलिए पहला था अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक में अधिशोष की प्रकृति। अधिशोष की प्रकृति यानी अधिशोष का क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा, अर्थात गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा, अधिशोषण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। सिंपल। चलिए दूसरा देखें, दाब का प्रभाव। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, किसी पदार्थ पर दाब मतलब एकांक क्षेत्रफल पर बल। कोई गैस है, किसी हम ठोस पर अधिशोषित करना चाहते तो गैस पर हम जितना दाब लगाएंगे उसका अधिशोषण उतना ही बढ़ जाएगा। तो यहां पर सिंपल है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का जो अधिशोषण है वो क्या हो जाता है, दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है। सिंपल। ठीक है ना। यहां पर स्थिर ताप पर किसी अधिशोषक पर गैस का अधिशोषण दाब में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है ना। अधिशोषक का मतलब समझ गए, जिसके सतह पर अधिशोषण की क्रिया हो रही है उसे कहते हैं अधिशोषण। तो दाब का प्रभाव समझ गए, दाब लगाएंगे यानी बल लगाएंगे, और जब दाब लगाते तो बल लगा रहे हैं, जितना बल लगाएंगे तो अधिशोषण क्रिया उतनी ही अधिक होती है। तीसरा पॉइंट देखें, अधिशोषण
के ताप का प्रभाव, अधिशोषण में ताप का प्रभाव। तो अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी क्रिया, ये पहले मैंने बता दिया था कि अधिशोषण की जब प्रक्रिया होती है स्टूडेंट, तो उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है। क्या होता है? ऊष्मा उत्सर्जित होता है। इसलिए ताप यदि हम कम कर देते हैं तो अधिशोषण बढ़ जाता है। मतलब तापमान यदि हम बढ़ा देंगे, तापमान यदि बढ़ा देंगे जहां पे अधिशोषण होता है तो वहां पर अधिशोषण कम हो जाएगा, क्योंकि वहां से ऊष्मा ऑलरेडी निकल रहा है। समझ रहे हैं ना? तो यदि ताप बढ़ा देंगे तो वहां पर क्या होगा? अधिशोषण कम हो जाएगा, और यदि ताप कम करते हैं तो अधिशोषण में क्या होती है? वृद्धि होती है। और चौथा नंबर आपका है अधिशोषक के सतह का क्षेत्रफल। अधिशोषक का सतह मतलब जिस ठोस सतह पर अधिशोषण की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर लिखा है कि अधिशोषण की क्रिया अधिशोषक की सतह पर निर्भर होती है। जिस अधिशोषक का सतह खुरदुरा या सछिद्र ठोस युक्त होता है उस पर अधिशोषण अन्य सतह की अपेक्षा अधिक होता है। जैसे सिंपल है, खुरदुरे जगह पर आप आसानी से चल पाते हैं, चिकनी सतह पर आप नहीं चल पाती। उसी प्रकार किसी पदार्थ को, जैसे आप कचड़ा है कहीं भी घर में यदि खुरदुरा है तो वहां पर ज्यादा कचड़ा रहता है, और जहां चिकना है तो आसानी से एक बार में पोछा लगाने साफ हो जाता है। सिंपल तरीका है, बता रहा हूं। खुरदुरा जगह पर वहां ज्यादा कचड़ा रहेगा, समझ में नहीं आएगा कितना कचड़ा है, लेकिन जहां चिकना रहता है तो ऑलरेडी समझ में आता है कि यहाँ ज्यादा मात्रा में कचड़ा है। अर्थात खुरदुरे पर जो अधिशोषण होगा गैस का वो अधिक होगा, और चिकने सतह पर कम, क्योंकि आसानी से वो फिसल जाता है। सिंपल तरीका। तो कोई भी यदि सतह खुरदुरा या सछिद्र है, मतलब छोटे छोटे छिद्र हैं, तो वहां पर अधिशोषण अधिक होता है। सिंपल। और यदि कोई चिकना सतह है तो अधिशोषण वहां पे क्या होगा? कम होगा। तो अधिशोषक के सतह पर भी निर्भर करता है अधिशोषण। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप लोगों ने 4 पढ़ लिया, और 4 ही हैं, ठीक है ना। पहला क्या था? अधिशोष की प्रकृति। अधिशोष से, ठीक है ना, अधिशोष मैंने समझा दिया है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। पहला अधिशोष की प्रकृति, दूसरा दाब का प्रभाव, तीसरा ताप का प्रभाव, और चौथा है अधिशोषक की प्रकृति या उसके सतह का क्षेत्रफल। इस प्रकार से 4 जो है आपके ठोसों द्वारा गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसे नोट डाउन कर लेना। चलिए अब अपना जो टॉपिक है अधिशोषण के अनुप्रयोग, इसको भी अच्छे से समझना है। अनुप्रयोग मतलब अधिशोषण की जो क्रिया है हमारे दैनिक जीवन में कहां कहां उपयोगी होता है। तो पहला है आपका गैस मास्क में। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा स्टूडेंट कि जैसे दिल्ली में जब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, फॉग यानी कोहरा छा जाता है, तब वहां पर लोग मास्क लगाते हैं। तो इसी गैस मास्क का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाता, उसमें अन्य मात्रा में कार्बन है और अन्य गैसें जो होती हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, जो कि पूरी तरह से वायुमंडल में बिखरी हुई होती हैं। तो इस कारण से हम गैस मास्क का प्रयोग करते हैं, जिसमें चारकोल या सिलिका जल लगा रहता है, जो कि अशुद्ध जो आपके पास गैस है उसको, और सक्रिय चारकोल मतलब जो सक्रिय कोयला होता है, छोटे छोटे कण, कार्बन के छोटे छोटे कण ही सक्रिय चारकोल कहलाते हैं। तो चारकोल यानी कोयला है ना, सिंपल तरीके से समझ लीजिए आप। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, चारकोल है, सब मिक्स रहता है। तो जिसको वो जो क्या करता है, चारकोल अधिशोषित कर लेता है, और शुद्ध गैस जो है हमारे मतलब श्वसन की क्रिया के लिए उपयोगी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो गैस मास्क होता है काम करता है। देखिए प्रत्येक गैस मास्क में अधिशोषण की क्रिया होती है। अधिशोषण की क्रिया मतलब कोई भी पदार्थ है उसको अधिशोषित कर लेता है, सतह पर बनाए रखता है, जिससे सक्रिय चारकोल या सिलिका जल लगा रहता है, जो रंग, गंध एवं विषैले गैसों को क्या करता है, अधिशोषित कर लेता है तथा शुद्ध गैस प्राप्त होता है। मतलब जो भी व्यक्ति गैस मास्क का प्रयोग करता है तो उसमें जो भी अशुद्धियां रहती हैं गैस के साथ, सक्रिय चारकोल, सिलिका जल, विषैले जो भी गंध युक्त गैसें होती हैं, वो क्या करते हैं, चारकोल उसको अधिशोषित कर लेता है और शुद्ध गैस को फिल्टर कर देता है, जिससे श्वसन की क्रिया के लिए उपयोगी हो जाता है। तो पहला नंबर था गैस मास्क में। और आपको बताऊंगा 5 बता दूंगा, 5 आप तैयार कर लेना बस, ठीक है। दूसरा है अक्रिय गैसों के पृथक्करण में। मैंने आपको बताया था एक बार कि जो अक्रिय गैस होते हैं, हीलियम, नियान है ना, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, 18वें समूह के तत्व हैं। इन सभी का जो अधिशोषण होता है अलग अलग टेम्परेचर पर होता है, और इनको अलग अलग टेम्परेचर पर अधिशोषित करके इनको अलग अलग भी किया जा सकता है। जैसे पहले 5 प्रकार के गैस मिश्रित हैं। तो पहला नंबर मान के चलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर अधिशोषित हो गया, ठीक है ना। तो पहले को अपन ने 100 डिग्री सेल्सियस किया तो दूसरा अधिशोषित हो गया। अब बचा, जो बचा 150 पे होगा तो दूसरा 150 पे हुआ तो दूसरा वाला आ गया, फिर तीसरा 300 में आ रहा तो 300 वाला, जो भी ऐसे मान के चलते हैं 20-15 जो भी टेम्परेचर होगा, तो अलग अलग टेम्परेचर पर जो गैस है अधिशोषित हो जाते हैं। तो हम चारकोल का प्रयोग करते हैं, और इस चारकोल के प्रयोग के कारण अधिक अलग अलग टेम्परेचर पर ये गैस अधिशोषित हो जाते हैं, और जिनको हम अलग कर लेते हैं। तो सक्रिय चारकोल भिन्न भिन्न तापों पर भिन्न भिन्न अक्रिय गैसों को अधिशोषित करने में क्षमता रखता है। इस तरह से चारकोल अधिशोषण विधि में अधिक
सॉरी अक्रिय गैसों का पृथक्करण किया जाता है। ठीक है ना, सिंपल तरीका समझ गए होंगे। अगला है कठोर जल के मृदुकरण में। कठोर जल का मृदुकरण का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी जल है उसमें यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण हैं, समझ रहे हैं, तो कठोर जल है, जब उससे हटा दिया जाए तो मृदु जल कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर देखें, जब कठोर जल जियोलाइट में प्रवाहित किया जाता है, ये जियोलाइट का सूत्र है, तो उसमें उपस्थित कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन और Mg2 पॉजिटिव आयन जियोलाइट पर अधिशोषित हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिशोषित हो जाती है, मतलब उसके सतह पर चली जाती है और समान संख्या में यानी पॉजिटिव आयन आ जाते हैं। जो सोडियम है टूटता है, उसके जगह कैल्शियम और मैग्नीशियम चले जाते हैं, जिससे जल क्या हो जाता है? मृदु हो जाता है। मृदु का मतलब है कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आयनों को हटाना, समझ रहे हैं। तो जियोलाइट में जब प्रवाहित करते हैं कठोर जल को, तो यहाँ से सोडियम निकलता है, यहाँ पे कैल्शियम जाकर क्या हो जाता है? अधिशोषित जाता है। मैग्नीशियम जो है अधिशोषित हो जाता है। सोडियम जबकि रहता है तो कठोर जल नहीं कहलाता। तो इस प्रकार से कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन हैं वो अधिशोषित हो जाते हैं और जल शुद्ध हो जाता है, अर्थात कठोर जल मृदु बन जाता है। अगला आपको लिख लेना, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे अगला नंबर बता रहा हूं, आर्द्रता नियंत्रण में। आर्द्रता नियंत्रण, आर्द्रता नियंत्रण का मतलब नमी का नियंत्रण। ठीक है, जैसे कहीं पे नमी है, उस पर अपन क्या करते हैं? सिलिका जल या एल्युमिनियम का जल उपयोग करते हैं, तो वो नमी को क्या कर लेता है? अधिशोषित कर लेता है, जिससे आर्द्रता की मात्रा नहीं बढ़ पाती। जैसे आपके कमरा में आर्द्रता ज़्यादा है, बरसात के सीजन में नमी ज़्यादा हो जाती है, अब उस नमी को कम करने के लिए क्या करेंगे? सिलिका जल या एल्युमिनियम जल का हम प्रयोग कर देंगे, जिसके कारण वो जो नमी है वो क्या करेगा? सिलिका जल या एल्युमिनियम जल अधिशोषित कर लेता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से नमी हट जाती है। सिंपल तरीका लिखना कैसे आपको? सिलिका जल व एल्युमिना जल का प्रयोग करके कक्ष में आर्द्रता को कमी किया जा सकता है, क्योंकि सिलिका जल या जो एल्युमिनियम का जल होता है या एल्युमिना जल होता है, Al2O3 एल्युमिना का फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो होते हैं नमी को अधिशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार से ये जो आपका है क्या है? आर्द्रता नियंत्रण। क्या है? आर्द्रता नियंत्रण। मैं टॉपिक बता रहा हूं, आप लोगों को लिख लेना है टॉपिक को, जैसे मैंने बताया उसको डिटेल कर लेना है। एक चीज और आप लिख लीजिए, निर्वात उत्पन्न करने के लिए। निर्वात का मतलब है जहां किसी प्रकार का माध्यम ना हो। ठीक है, मैंने क्या कहा? अंतिम पॉइंट आपको लिखना, निर्वात उत्पन्न करने में। निर्वात का मतलब किसी प्रकार का माध्यम ना हो। जैसे कि आपके पास एक कांच की नली है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है, तो ऐसा कोई भी वहां पे चारकोल ले जाओ जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर ले? अधिशोषित कर ले। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को अधिशोषित कर लेगा तो वहां पर जो गैस है बिल्कुल नहीं रहेगा, मतलब वहां पे कोई भी किसी प्रकार का माध्यम नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्या होता है कि हम अधिशोषक की सतह से किसी भी क्षेत्र पर निर्वात उत्पन्न कर सकते हैं। निर्वात कहाँ उत्पन्न किया जा सकता है? जहां पर एक सुव्यवस्थित उपकरण हो और उसमें थोड़ा सा कहीं से भी हवा जाने का स्थान ना हो, कोई भी एक जगह हो जहां से हम पूरी तरह से सील कर सकें। तो किसी भी पाइप या किसी भी नली या किसी भी कांच की नली या विसर्जन नली, कुछ भी ले सकते हैं, विसर्ग नली में हम निर्वात उत्पन्न कर सकते हैं अधिशोषक की मतलब अधिशोषण की सहायता से, क्योंकि कोई भी अधिशोषक पदार्थ वहां पर ले जाते हैं तो गैस क्या कर लेता है? अधिशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार से उपयोग और बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं आपके बुक में, कि जैसे किसी भी चीज पदार्थ को साफ करने में भी अधिशोषक का प्रयोग कर सकते हैं, उत्प्रेरण में भी होता है, विरंजक में भी होता है, जल के विआयनीकरण में भी होता है। तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन जो काम की चीजें मैंने बता दिया और आपके बुक्स में उसे भी आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, तो जो भी टॉपिक्स मैं अपलोड करता हूँ वो प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएंगे आपको स्टूडेंट। ठीक है, परचेस करना यदि नोट्स इसका, तो आप 9685299149 पर कंटेक्ट करें, फोन नंबर या व्हाट्सअप नंबर पर। ठीक है, क्योंकि इसका नोट्स मात्र 100 रुपए में आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलते स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।